डियर स्टूडेंट्स एंड एचआर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्सर लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब में जब सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पेंशन भी देती है और अदर बेनिफिट्स भी देती है। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में तो उनको पेंशन मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं वो जब रिटायर होंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। इसके हवाले से मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि वो तमाम एम्प्लॉइज जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक पेंशन है जिसको हम EOBI कहते हैं, जो कि एब्रीवेशन है एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के नाम से। तो जब भी प्राइवेट एम्प्लॉइज रिटायर होंगे वो एडवांटेज ले सकते हैं EOBI का और उनको पेंशन दी जा सकती है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है EOBI या जो पेंशन हमें ये इदारा देता है उसका क्या तरीका है और ये इदारा किस एक्ट के अंडर आता है और गवर्नमेंट में इस इदारे की क्या वैल्यू है। ये सब चीजें जो है आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसको कैसे हम कंट्रीब्यूशन देते हैं और किस तरह मैनेज किया जाता है। EOBI कार्ड क्या होता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई पोर्टल बना लिया है कि जहां से आपको ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मिल सकें और इजीली असेसेबल हों। तो हम शुरू करते हैं लेक्चर को डिटेल में ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आपसे एक दफा फिर ये रिक्वेस्ट करना कि प्लीज लेक्चर के साथ साथ इस हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर किया करें और लाइक जरूर किया करें। काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे, वो स्टूडेंट्स जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, कि सर EOBI सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ से रिलेटेड हमें बहुत कम वीडियोस मिलती हैं और हमें कोई अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते, लेकिन हमें ये काम दे दिया जाता है। तो इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए मैंने आज का जो लेक्चर है वो EOBI पे रखा है ताकि वो लोग जो कि अभी HR डिपार्टमेंट में आ रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं उनको आसानी हो इसको समझने में। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि EOBI जो है वो 1976 में स्टार्ट हुआ था और EOBI एक्ट है जिसको EOBI एक्ट 1976 कहते हैं, ताकि वो लोग जो इस एक्ट को पढ़ना चाहें डिटेल में और वहां से लर्निंग करना चाहें तो वो गूगल पे जाएं और ये सारी चीजें उनको इजीली अवेलेबल होंगी और उसको वो डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि EOBI क्या ऑल ओवर पाकिस्तान ये फैसिलिटी जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अवेलेबल है? तो इसका जवाब है यस। EOBI जो है ये ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। इंडिया में भी कुछ फैसिलिटीज हैं इसकी, लेकिन वो अंडर द लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आएगा। तो काफी लोग मुझसे जो चीजें शेयर कर रहे होते हैं कि सर हमने जो है YouTube पे ये देखा था, और लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स डिफरेंट हैं और इंडिया में जो रूल्स है वो डिफरेंट है, तो इनको प्लीज मिक्स ना कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा था आपको कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। अब ये बात आती है कि ये इदारा किस लेवल पे है। जब मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो मेरा मतलब है कि ये इदारा पूरी कंट्री के हवाले से अपना काम करता है या गवर्नमेंट लेवल पे काम करता है। तो याद रखें कि EOBI इज अ फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इन अदर वे हम कह सकते हैं कि EOBI एक्ट जो है वो पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे अवेलेबल है और इसका जो की बेनिफिट है जो हम हासिल कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉई
तो वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज है। हमेशा याद रखें कि ईओबीआई जो है वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज है उनको तो ऑलरेडी पेंशन उनके इदारों की तरफ से दी जाती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं वहां पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है और उनको पेंशन इशू हो जाती है। अच्छा, अब आगे जो है हम चलते हैं कि ये कितने लोग किसी भी कंपनी में हो तो हम उनको ईओबीआई जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि किसी भी इदारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 5 या मोर देन 5 जब लोग हो जाते हैं तो उस इदारे की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इदारे को प्रॉपर ईओबीआई के पास रजिस्टर किया जा सके। अच्छा, अब इसमें किस किस्म के प्राइवेट इदारे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आती है, एनजीओ भी आती है। तो देखा जाए तो ये तमाम अकसाम जो प्राइवेट सेक्टर की हैं इन सब पे ईओबीआई लागू होता है या इंप्लीमेंट होता है या एप्लीकेबल है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ईओबीआई जो है इसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट के इदारे में पे करनी होती है, तो वो कितनी होती है और उसका तरीका क्या है। तो मैं आप सबसे ये शेयर करता हूं कि नॉर्मली कोई भी इदारा जो है वो टोटल 6%, याद रखें, टोटल 6% ऑफ मिनिमम वेज ये ईओबीआई इदारे में जमा करवाएगा। अच्छा, आपने गौर किया होगा, मैंने एक लफ्ज बोला है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं और इसको अपने जहन में आपने रखना है कि 6% ऑफ मिनिमम वेज। अब ये क्या बात हुई जी, 6% ऑफ मिनिमम वेज? तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी में जनरल मैनेजर है, उसकी 1 लाख तनख्वाह होगी। अगर कोई वर्कर क्लास का इंडिविजुअल है, यानी जिसको हम मजदूर कहते हैं, उसकी इस वक्त पाकिस्तान में मिनिमम वेज आपको पता है 25,000 रुपीज है, और अगर हम देखें तो उसकी जो ईओबीआई है वो 25,000 पे कटेगी या डिडक्ट होगी और ईओबीआई डिपार्टमेंट में जमा होगी। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं फिर अपने वर्ड रिवाइज कर रहा हूं कि ईओबीआई इज 6% ऑफ मिनिमम वेज। जब कभी आप किसी भी एचआर के डिपार्टमेंट में आप जब काम शुरू करेंगे तो आपने तनख्वाह नहीं लेनी, बल्कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिमम एप्लीकेबल वेज है उसको कंसिडर करना है। अब जिस वक्त मैं ये लेक्चर आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में 25,000 मिनिमम वेज है। आईसीटी में अनाउंस हो चुका हुआ है कि मिनिमम वेज 32,000 होगी, लेकिन अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अनाउंस नहीं हुआ, ना तो पंजाब में, ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में और ना केपीके में। अभी नई जो मिनिमम वेज है वो अनाउंस नहीं हुई। अब आपको मैं समझाने के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, मैं एक कैलकुलेशन करता हूं, जरा गौर से देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दोबारा बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे चाहने वाले इस चीज को समझ जाएं। ईओबीआई हमेशा मिनिमम वेज का 6% होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है मिनिमम वेज है 25,000। ओके, 25,000 रुपीज मैंने लिख लिया। फिर कहा जा रहा है कि इसका 6% इंटू 6%,
तो ये बनता है 1500 रुपीज, या मैं उर्दू में कह देता हूं 1500 रुपए। तो हर इंडिविजुअल का, हर एम्प्लाई का, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो जनरल मैनेजर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो सीनियर मैनेजर है, 1500 रुपए हर महीने ईओबीआई डिपार्टमेंट में जमा करवाए जाएंगे। यहां तक मेरा ख्याल है जितनी दफा मैं रिपीट कर चुका हूं आपको याद और समझ आ गया होगा। अब एक बात आती है कि सर इतनी तो हम अमाउंट नहीं देते, तो बिल्कुल सही है आपका, अगर ये जवाब है या इंक्वायरी है तो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखें होता ये है कि 1% ऑफ मिनिमम वेज किसी भी इंप्लाई की सैलरी में से डिडक्ट होता है। 1% ऑफ मिनिमम वेज किसी भी इंप्लाई की सैलरी से डिडक्ट होता है, और जो रिमेनिंग 5% है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की। जब मैं एम्प्लॉयर कह रहा हूं तो वो कंपनी होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगी, या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो कोई शॉप हो सकती है, वो कोई एनजीओ हो सकता है, वो कोई तालीमी इदारा हो सकता है। तो याद रखें कि 1% एम्प्लॉय की मिनिमम वेज में से डिडक्ट होगा, और रिमेनिंग अमाउंट एम्प्लॉयर है जो 5% बनता है वो जमा करवाएगा ईओबीआई इंस्टीट्यूट में हर महीने को। अब मैं आपको बताता हूं एक दफा फिर ताकि याद हो जाए। देखिए 25,000 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिमम वेज रखी है इस वक्त। अब अगर हम कहते हैं कि 25% का 1% ले तो ये बनता है 250 रुपीज, जिसका मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉय जब सैलरी स्लिप हासिल करेगा तो आप देखेंगे कि 250 रुपीज उसके डिडक्ट हो जाएंगे हर माह की सैलरी के, जो कि कहां जमा होंगे, ईओबीआई डिपार्टमेंट में। और फिर जो मैंने कहा कि 25,000 का 5% जो कि बनता है 1250 या 1250 रुपए, ये कौन जमा कराएगा? जिस भी इदारे में वो शख्स काम कर रहा है उस इदारे की जिम्मेदारी है कि वो ये 5% और 1% दोनों को प्लस करे, और टोटल अमाउंट जो 1500 है वो हर माह ईओबीआई डिपार्टमेंट में जमा करवाए। आई एम श्योर ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक पॉइंट होता है कि सर ईओबीआई जो है वो हम देते हैं किस एज पे रिटायर होगा कोई भी एम्प्लॉय कि उसको मिलेगी। तो याद रखें ईओबीआई जब आप सर्विसेज शुरू करते हैं तो शायद डे 1 से आपका ये डिडक्ट होना शुरू हो जाए, लेकिन ये बेनिफिट आपको रिटायरमेंट पे मिलता है, और अक्सर इसको कहा जाता है टर्मिनल बेनिफिट। अक्सर लोग जब मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करता हूं, जॉब ऑफर करता हूं, तो वो कहते हैं सर आपका इदारा पेंशन देता है? मैं कहता जी बिल्कुल देता है। सर कितनी है? तो मैं कहता हूं जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतनी की है। तो कहते हैं सर ये तो कोई पेंशन ही नहीं है, ये तो बड़ी कम अमाउंट है। तो मैं कह जी ये टर्मिनल बेनिफिट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर प्राइवेट इदारे को दिया हुआ है। अब वो कम है या ज्यादा, ये तो गवर्नमेंट का जो है वो काम है। अच्छा, एज के बारे में बता दूं, देयर आर 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉइज नॉर्मली, ज्यादातर जो है आइदर मेल और फीमेल। तो अगर हम मेल कहें तो जब कोई भी मेल 60 ईयर एज पे पहुंच जाता है तो वो रिटायर होता है, और उसके बाद उसकी 60 ईयर रिटायरमेंट के बाद ईओबीआई डिपार्टमेंट में आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे तो पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ फीमेल रिटायरमेंट एज इज टेकन 55 ईयर्स, तो ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब एक और चीज है जो इसमें आती है कि सर आप जब ये ओल्ड एज के हवाले से डील कर रहे होते हैं तो ये कम से कम कितना टाइम पीरियड है कि जो कि आपको ईओबीआई में उसकी कंट्रीब्यूशन जमा होनी चाहिए? तो याद रखें कि कम से कम 15 ईयर्स
आप जब जॉब कर रही हैं, आप शायद कंपनी बदल लें, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी, लेकिन होता यह है कि जिस भी कंपनी में आप जाते हैं तो वो अपने ईओबीआई नंबर के अगेंस्ट आपकी पेमेंट जमा करवा देते हैं। तो मिनिमम 15 इयर्स की सर्विस आपकी होनी चाहिए और 15 इयर्स की कंट्रीब्यूशन ईओबीआई डिपार्टमेंट में जरूर जानी चाहिए। अच्छा जी, 15 साल का मैंने आपको बता दिया। तो इसमें यह है कि अगर तो इंडिविजुअल जो है वो हयात है तो रिटायरमेंट के बाद उसको जरूर मिलेगी। अगर वो शादीशुदा है तो जाहिर है कि उसकी जो वाइफ है, खुदा न खास्ता अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको ये फैसिलिटी मिलती है। और उसके अलावा अगर उसकी बीवी की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए तो वो बच्चे जिनकी उम्र 18 इयर्स से कम होती है और जब तक वो अटेन नहीं कर लेते 18 इयर्स की एज, यानी उर्दू में 18 साल की एज के नहीं हो जाते, तो वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल हर तरफ ऑटोमेशन का दौर है। हम देखते हैं कि कभी कोई चीज नहीं अवेलेबल थी, लेकिन अब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हर चीज मौजूद है। तो क्या ईओबीआई डिपार्टमेंट ने कोई जिद्दत या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है? तो जवाब है यस। अब ईओबीआई का एक पोर्टल बन गया हुआ है, यानी उनका मैं उसका एड्रेस आपको बता देता हूं, eobi.gov.pk। आप वेब पे जाएंगे तो उसमें ये होगा कि सॉरी सॉरी कि ईओबीआई जो है उसके आप पोर्टल पे जाके तो वहां पे अपना डाटा सारा चेक कर सकते हैं। और इस हवाले से मैं आपको ये बता देता हूं कि तमाम कंपनीज जिनको ईओबीआई नंबर अलॉट होता है उन्हें पासवर्ड भी अलॉट किया जाता है इस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो पोर्टल पे जाते हैं और तमाम एम्प्लॉइज का डाटा फीड इन कर देते हैं, जिससे कि वो रिकॉर्ड सारा मेंटेन होता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय ये चाहे कि मैं देखूं, फर्ज करें अगर एक एम्प्लॉय ने 3 जॉब चेंज की हैं और तीनों कंपनी में वो ईओबीआई डिडक्ट होता रहा, तो क्या मेरा 3 साल का डाटा मौजूद होगा? तो वो eobi.gov.pk इस वेबसाइट पे जाएं और अपना शनाख्ती कार्ड CNIC नंबर डालें। तो जब वो डाटा डालेंगे तो वो डाटा फीड इन हो जाएगा, यानी उनको रिकॉर्ड अपना नजर आ जाएगा और वो देख सकते हैं कि जो कंपनी ने मेरे पैसे डिडक्ट किए थे वो डायरेक्टली ईओबीआई में जा रहे हैं, और मेरे अब 15 में से 12 साल और रह गए हैं कि जो आपने ये पे करना है। तो ये जो है आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार सी बात सुनाता हूं। एक मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा सर कि मैंने जो है आपके कहने के मुताबिक CNIC कार्ड डाला, लेकिन जो मेरी लास्ट कंपनी है उसने मुझे जो है हर महीने मेरी तनख्वाह में से ईओबीआई डिडक्ट तो कर रहे थे, लेकिन मेरा रिकॉर्ड उन्हें शो नहीं हो रहा। मैंने ईओबीआई में चेक किया है, वो जमा नहीं करा रहे थे। तो मैंने उन्हें यह कहा कि आप ईओबीआई की वेबसाइट पे जाएं, CNIC डालें। उन्हें कहा सर मैं ये चीज कर चुका हूं। अच्छा, इसका मैं आज आपको हल बताता हूं। जब भी आप कंपनी छोड़ते हैं या कंपनी से रिजाइन करते हैं तो हमेशा एक सर्टिफिकेट लेते हैं जिसको हम कहते हैं सर्विस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर कभी आपको डाउट हो रहा है इस हवाले से तो आपके पास फुल राइट्स हैं कि आप उस कंपनी में जाकर उस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरी इतनी ईयर ऑफ सर्विस है और मेरे पास ये तमाम रिकॉर्ड है ईओबीआई डिडक्शंस का, मंथली का, मुझे एक सर्टिफिकेट दे दें कि आपने मेरी इतनी अमाउंट्स को डिडक्ट किया है। ये बड़ा ऑड फील हो रहा होगा और मेरा नहीं ख्याल किसी भी कैंडिडेट ने या कह लें कि जो एम्प्लॉय है उसने ये लिया होगा। लेकिन ऑन अ सेफर साइड अगर आप
चाहते हैं कि जब आप रिटायर हों और जब आप ईओबीआई में आपके डॉक्यूमेंट्स जाएं, कोई एम्बिगिटी ना हो कोई परेशानी ना हो, तो उससे बचने के लिए जब आप कंपनी छोड़ें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ आप अपना ईओबीआई का वो सर्टिफिकेट भी उस कंपनी से ले सकती हैं। उसके अलावा जितनी आपकी सर्विस है उसमें जो मंथली आपको सैलरी स्लिप मिलती है उसको आप रिकॉर्ड को कंपाइल करें और उसके मुताबिक ये सब चीजें करें। अच्छा जी, इसके अलावा जो अभी ये एक चीज चल रही है, ये मैं इसको जरूर आपसे शेयर कर दूं कि मुख्तलिफ वक्तों में ईओबीआई की पेंशन की अमाउंट डिफरेंट होती है। सॉरी, पहले मैं आपको बता दूं कि पोर्टल के हवाले से ईओबीआई कार्ड मिलता है। अब हर एम्प्लॉय इंटाइटल्ड है जिसकी के वो अमाउंट जा रही है ईओबीआई की, वो अपना एक कार्ड उस कंपनी से ले और उसको अपने पास रख ले, ताकि उसको जब कभी रिटायरमेंट पे जाना है और ये रिकॉर्ड कंपाइल करके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं तो वहां आसानी हो जाती है। इसके अलावा पेंशन की जो अमाउंट है वो चेंज होती रहती है। चेंज होने से मुराद है हमेशा बढ़ती रहती है। पहले ये 8,500 थी, फिर जो सुना है कि जून 2023 से ये 10,000 हो गई है। तो इसका रिकॉर्ड भी आपके पास आता है। बात सूरत में एरियर्स भी आपको दे दिए जाते हैं और जब वो जिस मंथ से स्टार्ट हो तो वो उतनी अमाउंट बढ़ जाती है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको लेक्चर जो है शेयर किया है ईओबीआई के हवाले से। आई एम श्योर कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बारे में जो मेरे स्टूडेंट्स के सवाल थे, जो कवर करने थे, वो भी मैंने कर लिए हैं। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, आप बता सकते हैं। हाँ, एक लास्ट अभी जो मैसेज मुझे आया था वो आया था कि सर ये वॉचर कैसे जनरेट होता है। तो मैंने आपको बताया है ईओबीआई के जब आप पोर्टल पे जाती हैं, वहां पे फीड इन करते हैं डेटा, वो सारी डिटेल्स जमा करा के, तो जब आप उसका प्रिंट को क्लिक करेंगे तो वो एक वॉचर जनरेट हो जाता है जिसमें आपको पता लग जाता है कि ये मंथली जो है वो हमारे पास ईओबीआई बन गई है और ये बैंक में अमाउंट जानी है। एक और इससे ही क्वेश्चन था कि सर किस तारीख तक हम ईओबीआई जमा करवा सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रूल मैं आपको बता रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में है कि जी नॉर्मली विद इन 15 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द मंथ ये अमाउंट पे करें। लेकिन ये मैं आपको अपर लिमिट बता रहा हूं कि अगर लेट्स सपोज ये अभी जुलाई कंप्लीट हुआ ना, तो जुलाई की जो आपने कंट्रीब्यूशन है वो 15 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं। टू बी ऑन सेफर साइड कोशिश करें 1 से 5 के दौरान जमा हो जाए। क्यों? ये है कि जल्दी आप करवा सकते हैं अगर आपके पास अब पोर्टल पे हर चीज है, अमाउंट भी है। बाज दफा छुट्टी आ गई और जैसे 5 अगस्त को मे बी स्ट्राइक आ रही है या आ चुकी है या होने वाली है, कोई डिसीजन होना है कि जिससे कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो बेहतर है कि आप उस वक्त तक कर लें। उम्मीद है आपके क्वेश्चंस जो है मैंने आंसर कर दिए हैं और ये हेल्पफुल होगा। लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों से जो लोग एचआर की फील्ड में हैं उनसे शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो डिलीवर हो और लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।